हमारे बीच जुड़े हुए हैं चित्रकूट से डॉक्टर रजनीश सर, जो हम लोगों के गुरु रह चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सर, आपने जो शिक्षा जगत में जो इतने अच्छे कार्य किए हैं कि जो आपके विद्यार्थी हैं आज वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक देश में अपने उस प्रतिभा को आगे बिखेरते चल रहे हैं, नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। और साथ में ही आप जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही जो है संस्कार भारती के बहुत ही एक्टिव कार्यकारिणी सदस्यों के साथ साथ आप जो है चित्रकूट इकाई के सचिव पद पे कार्य कर रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि आपके ऐसे सुमधुर शब्दों से ज्ञान के जो ज्ञान आपका है उससे कुछ लोगों को लाभप्रद हो, साथ में जो नई जनरेशन आज जुड़ी हुई है इसको भी कुछ नई जानकारियां प्राप्त हो। अवधेश सर, सॉरी रजनीश सर। सर माइक ऑन है आपका। धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा। देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभ अवसर पर उपस्थित सम्मान्य विद्वज्जन, मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर ऋतु जौहरी जी, डॉक्टर अवधेश मिश्रा सर और देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे शोध अध्येता, विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रशासनिक अधिकारी, प्राध्यापक और प्रिय विद्यार्थियों, इस संगोष्ठी का जो विषय लिया गया इसमें भारतीय कला, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत और फैशन प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करके इस विषय का जो चयन किया गया, यह सृजन न केवल समसामयिक है बल्कि मैं जिस बिंदु पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। पूर्व की शिक्षा नीतियां जितनी भी बनी उस पर कोई प्रत्यक्ष टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि वह तत्कालीन राजनीतिक विचारधारा, शैक्षणिक विचारधारा और विद्वज्जनों के तात्कालिक चिंतन का परिणाम रही। समय का परिदृश्य जैसे जैसे बदला, देश काल की संस्कृति के सरोकार भी उसी के अनुसार परिवर्तित हुए। यूं तो संस्कृति का जो मूल है वो शाश्वत है, वो परिवर्तन आसानी से नहीं होता, लेकिन जो भौतिक पक्ष है जिसे हम सभ्यता कहते हैं, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और निश्चित रूप से इन परिवर्तनों को अंगीकार करके हमें मानव मूल्यों का की जो स्थापना है वह शिक्षा के माध्यम से नए रूप में करनी होती है। तो चर्चा का बिंदु है नई शिक्षा नीति और सांस्कृतिक सरोकार। संस्कृति एक बृहद पक्ष है। संस्कृति हमारी आत्मिक प्रबलता से जुड़ा हुआ पक्ष है। संस्कृति को हम विभिन्न आयामों के रूप में देखते हैं, लेकिन उनसे बड़ा आयाम ये है कि हम जो अनुभव करते हैं, जिससे हमारा चिंतन प्रभावित होता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है, वह संस्कृति का ऐसा पक्ष है जो उसको युगों युगों तक जीवित रखता है। भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा है जो इसे विश्व में अद्वितीय बनाती है। इसके सार्वभौमिक, व्यवहारिक एवं कालजयी शाश्वत चिंतन में
आज विश्व की तमाम वैयक्तिक, सामाजिक और वैश्विक समस्याओं के समाधान निहित हैं। सही मायने में भारतीय संस्कृति ही विश्व की संस्कृति है। विश्व की संस्कृति का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित न हो। विद्वान हमारे भारतीय संस्कृति को वैदिक संस्कृति के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि इसके मूल में जो अपौरुषेय ग्रंथ वेद हैं तथा इसके मूल में जो मानव चेतना है और सृष्टि के मर्मज्ञ ऋषियों का वैदिक दर्शन और चिंतन है, इसीलिए भारतीय संस्कृति को वैदिक संस्कृति से हम ओतप्रोत मान लेते हैं। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वैदिक ऋषियों का ये उद्घोष है, ये इसकी पुरातनता की ओर इशारा करता है और बताता है कि यहाँ दूसरी संस्कृतियां लेने की बात करती हैं, हिंसा और प्रलोभन के बल पर दूसरों पर अधिकार की बात करती हैं, शासन और धर्मों के जो धर्मांतरण है उसके प्रतिपादन की बात करती हैं। वही भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी कि सबको समाहित कर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो सृजनकर्ता हैं, जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति के उन सभी सरोकारों पर रहत चिंतन करने के बाद पाठ्यक्रम के विभिन्न जो विषय हैं उसमें भारतीय संस्कृति के तत्वों को सम्मिलित करने का प्रयास किया। आज आप देख रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, शांति शिक्षा, पर्यावरण संतुलन, जलवायु परिवर्तन, साथ ही साथ हमारी कला, साहित्य और उत्कृष्ट जो हमारी विरासत है उसको लेकर के जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं उसका एकीकरण किया जा रहा है। चाहे वो शिक्षक शिक्षा का मुद्दा हो तो वहां पर परंपरागत पाठ्यक्रम के स्थान पर अब इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया और इस इंटीग्रेशन में कला, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को विशेष महत्व देते हुए न केवल शिक्षण अधिगम में बल्कि जो शिक्षक की जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको पोषित करने के लिए अलग से ललित कला, संगीत, साहित्य के शिक्षकों की व्यवस्था करके उस 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को इस ढंग से लागू किया जा रहा है कि जो शिक्षक बन के निकलें वह न केवल विषय के ज्ञाता हों बल्कि वह अपने मानवीय मूल्यों को, उसके सौंदर्यात्मक पक्ष को समेटे हुए एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत हों जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक बन सकें। भारतीय संस्कृति व्यक्ति को संस्कारित करके उसे नर पशु से महामानव, देव मानव बनाने वाली संस्कृति है। व्यक्ति की सद्बुद्धि को जागृत करती है। हम जब व्यक्ति के विकास की बात करते हैं तो भौतिक विकास का पक्ष हमारे सामने होता है। आत्मिक विकास की जो बात है उसको न तो कोई समझना चाहता है और न ही इसके बारे में जो हमारे अन्य संस्कृतियां हैं विश्व की, उन्होंने कोई ऐसा ठोस प्रारूप तय किया है जिससे हम व्यक्ति के अंतःकरण को परिष्कृत करके उसके व्यक्तित्व का नैसर्गिक विकास कर सकें। लेकिन आज शिक्षा मनोविज्ञान या जो शिक्षा तकनीकी या शिक्षा अधिगम के जो आधुनिक जो हमारी प्रणालियां हैं उनमें नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय संस्कृति के इन पक्षों को विकसित करते हुए पाठ्यक्रम के प्रत्येक अवयव के साथ कला, साहित्य और संगीत की शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में तो है ही है, लेकिन अनिवार्य विषय के रूप में, आधारभूत पाठ्यक्रम के रूप में लागू किए जाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस नई शिक्षा नीति को सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कृष्ट बनाते हैं। संस्कृति के बहुत सारे आयामों को लेकर नई शिक्षा नीति बनाने से पहले कई प्रयास किए गए, लेकिन उन सभी प्रयासों में कला, साहित्य और जो सांस्कृतिक सरोकारों का पक्ष है वह पक्ष गौड़ रहा।
नई शिक्षा नीति की खास बात यह है कि हमने उन सारे सरोकारों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो समृद्ध शिक्षा नीति की ओर करती है, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा अभिव्यक्ति, हमारे प्रमुख विरासत स्थल, कलाकृतियां, पर्यटन, भारतीय आतिथ्य परंपरा, भारत का हस्तशिल्प, भारत का शास्त्रीय साहित्य, योग अभ्यास, साथ ही साथ भारतीय दर्शन के ऐसे पक्ष जिनसे हम मानवीय समस्याओं का समयानुकूल समाधान खोज सकें, इसको पढ़ने की स्वतंत्रता नई शिक्षा नीति ने दी है। चाहे वो इंजीनियरिंग का छात्र हो, चाहे वो मेडिकल का छात्र हो, चाहे वह मानविकी विषयों का छात्र हो, मानविकी वाला व्यक्ति भी यदि उसकी रुचि है तो विज्ञान के विषयों की तरफ जा सकता है। उन विषयों में जाकर के वह मानवीय चेतना के पक्षों को खोज सकता है। हम मल्टीडिसिप्लिनरी शोध करके नए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह स्वतंत्रता प्रदान की हमको नई शिक्षा नीति ने। मेडिकल का छात्र चाहे तो साथ में संस्कृत भी पढ़ सकता है, साहित्य के विषयों को ले सकता है, फाइन आर्ट्स को ले सकता है, संगीत के जो जितने भी पक्ष हैं उनका विकास कर सकता है। एक समग्रता का परिचय देती है नई शिक्षा नीति, जिसमें केवल विषय ज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि के द्वारा राष्ट्रीय समृद्धि और फिर विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया है। भाषा एक ऐसा विषय है, एक ऐसा पक्ष है जिसके बारे में यदि हम ठीक से चिंतन न करें तो शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से ही पाठ्यक्रम को सही रूप में बच्चों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इस भाषा ही जो विविधता है हमारे देश में, इसको बड़ा सकारात्मक ढंग से नई शिक्षा नीति में लिया गया और भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं और जो भाषाएं लुप्त होने जा रही हैं उनके संरक्षण का प्रयास करते हुए स्थानीय स्तर पर ही, अब आगे अभी हमारा एक्शन प्लान भी आएगा, तो राज्यों के स्तर से ही जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके माध्यम से शिक्षा प्रणाली को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसका प्रारंभिक प्रयास सरकार ने शुरू कर दिया कि जो लोक भाषाएं हैं, लोक भाषाओं के जानकर जो शिक्षक हैं वो उन क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएं जिन क्षेत्रों की लोक भाषा को वह जानते हैं। इसके अलावा भाषा जो शिक्षकों की जो कमी है या भाषा से संबंधी जो समस्याएं हैं तो उनकी शब्दावली, उनके व्याकरण और उस पर बातचीत के लिए हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT में लगातार एक्शन रिसर्च हो रहे हैं कि किन किन स्तरों पर भाषा संबंधी बाधाएं आती हैं और उन स्तरों पर उन बाधाओं को दूर करके हम कैसे लोक भाषा में ही प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा देने की बात करें, जिससे कि कला, साहित्य या उससे जुड़े हुए सांस्कृतिक जो पक्ष हैं वो समृद्ध हो सकें और जो विषयी ज्ञान है वह भी मौलिक रूप में विद्यार्थियों को मिल सके। होता क्या है, हम अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं या अन्य माध्यम के विद्यालय हैं जिसका हम स्कोप देखते हैं, वहां अपने बच्चों को प्रवेश तो दिला देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे सांस्कृतिक पक्ष का होता है। बच्चे जिस भाषा में पढ़ते हैं निश्चित रूप से उसकी संस्कृति को भी ग्रहण करते हैं और अपनी जो मौलिक संस्कृति है यदि उसमें शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो वह विषय ज्ञान तो प्राप्त करते जाते हैं लेकिन आगे चल करके वह सांस्कृतिक पक्ष से अनभिज्ञ रहते हैं और जिस भाषा को पढ़ते हैं उसी के मूल्यों को भी ग्रहण करते हैं। तो जो मैकाले वाली जो बात है कि वह शरीर से तो भारतीय होते हैं, है ना, या जो विषय ज्ञान के माध्यम से तो भारतीय होते हैं लेकिन आत्मिक रूप से वो भारतीय संस्कृति चूंकि उन्होंने न तो भाषा के माध्यम से पढ़ी है न ही वातावरण के माध्यम से उनको मिली है, ऐसा परिवेश उनको विद्यालयों में नहीं मिला है, तो उससे वो अपूर्ण रहते हैं। इस खाई को पाटने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है लोक भाषा के संरक्षण के द्वारा। इसके अलावा जो हमारी प्रमुख विरासत हैं, चाहे वो ऐतिहासिक विरासत हो, चाहे वो कला से संबंधित विरासत हो या हमारी भारतीय जो सांगीतिक परंपरा हो, इन सभी परंपराओं को
सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित रखते हुए इनके लिए छोटे छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास ये नई शिक्षा नीति का प्रमुख अंग है। और इसका जो क्रियान्वयन है अब सरकार ने शुरू भी कर दिया है। छोटे छोटे ट्रेनिंग कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, कौशल विकास के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। वह पहले उच्च शिक्षा संस्थानों में किए जा रहे हैं और धीरे धीरे उनका विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के साथ संबंध किया जा रहा है, जिससे जिस भी कौशल को वह अर्जित करना चाहते हों, विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का विकास जिस क्षेत्र में करना चाहते हों, वो सारे अवसर विद्यालय और विश्वविद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राप्त हों। यह कौशल विकास मिशन के माध्यम से इन सारे लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के माध्यम से इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से ये ठीक है कि संचार क्रांति ने शिक्षा के नए नए आयामों को जन्म दिया है। संचार क्रांति के द्वारा हमारी संस्कृति और शिक्षा का प्रत्येक पक्ष प्रभावित हुआ है, लेकिन इन संचार माध्यमों के द्वारा मानवीय मूल्यों को कैसे हम सुरक्षित रख सकें, कैसे हम अपनी संस्कृति के का संरक्षण कर सकें, ताकि जो कुछ भी परोसा जा रहा है संचार के द्वारा वह कैसे दिशा बोध हो विद्यार्थियों को, इसके लिए भी विज्ञान और तकनीकी के जितने भी आयाम हैं उन आयामों को संस्कृति के साथ जोड़कर, सांस्कृतिक सरोकारों के साथ जोड़ करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मानव मूल्यों की शिक्षा के लिए जो देश के नामचीन संस्थान हैं, IITs हैं, IIMs हैं, वहां पर इनके केंद्रों को खोला जा रहा है। और जो लोग वहां जाकर के अध्ययन नहीं कर सकते हैं वो संचार माध्यमों के द्वारा इन मानव मूल्यों की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ये व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो हमारी जो भाषा है, मानविकी है, कला है, इसके द्वारा जो मानवीय विकास के प्रयास पहले से किए गए, जैसे बहुत सारी अकादमी खुली, बहुत सारे संग्रहालय खुले, बहुत सारी हमारी दीर्घाएं खुली, विरासत स्थल खुले, लेकिन इनके कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए हमको योग्य व्यक्तियों की जरूरत है। अब योग्य व्यक्तियों को कोई ट्रेनिंग देने की आवश्यकता तत्कालिक रूप से नहीं है, वो योग्य व्यक्ति हमारे यहाँ पहले से उपलब्ध हैं। उन व्यक्तियों को खोज करके शिक्षा क्षेत्र के साथ जोड़ा जा रहा है। और यह व्यवस्था नई शिक्षा नीति में की गई है कि आसपास के क्षेत्र में उपस्थित कलाकार जो पेशेवर हैं संगीत के क्षेत्र में या संस्कृति के जानकार लोग हैं, समुदाय और विद्यालय और विश्वविद्यालय, इन दोनों को नजदीक लाया जाए। समुदाय के लोगों को विश्वविद्यालय में आने के अवसर मिले, विद्यालयों में आने के अवसर मिले। तो आप देख रहे हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम का जो पद है वो इसीलिए रखा गया है कि जिस क्षेत्र के अच्छे लोग हैं, कला के क्षेत्र के अच्छे लोग हैं, साहित्य के क्षेत्र के अच्छे लोग हैं, संगीत के क्षेत्र के अच्छे लोग हैं, विज्ञान के क्षेत्र के अच्छे लोग हैं, भले ही वह किसी रोजगार में हो या ना हो, उनको उनके आसपास के संस्थानों में या जहां उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं वहां उनको नियुक्त करके ये मानव की भाषा और जो कला की समृद्धि का प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति में जो संस्कृति के जो विकल्पों की बात कही गई है, वह विकल्प एक बहुविषयक उस शिक्षा का वातावरण पैदा कर रहे हैं, बहुविषयक, बहुआयामी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हमारा क्षेत्र केवल शिक्षा शास्त्र तक रहेगा। हम चाहें तो अपने संगीत जो हमारा फैकल्टी है या हमारी जो आर्ट फैकल्टी है या हमारी जो समाज विज्ञान फैकल्टी है, उनके साथ मिलकर के अंतः अनुशासनात्मक प्रणाली से हम नए नए जो शोध की परियोजनाएं हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको शुरू कर सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति इस पर इसका जो प्रारूप है वो यह बताता है कि उस शिक्षा से का जो वातावरण है वो बहुआयामी होगा, बहुविषयक होगा। यानी कि किसी एक विषय का प्रयोग हम एक स्थान पर करके उसको सीमित नहीं करेंगे। जब तक शोध कार्यों में यह नहीं बताया जाएगा कि आपका शोध कार्य समाज की दृष्टि में या राष्ट्र और विश्व कल्याण की दृष्टि में उपयोगी नहीं है, वह उसको डिग्री नहीं दी जाएगी। ये प्रयास UGC के द्वारा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा किए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से सामाजिक उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए
शैक्षिक क्षेत्र में एक नए आयाम को जन्म देता है, जो बताता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो राष्ट्रीय नागरिक के रूप में उसका क्या महत्व है। इसके बाद सांस्कृतिक सरोकारों को समृद्ध बनाने के लिए जो भी हमारे संस्कृति से जुड़े हुए पक्ष हैं, जैसे विश्वविद्यालय और विद्यालयों का जो शैक्षिक कैलेंडर है, उसमें किस प्रकार से हम इन गतिविधियों को जोड़ें कि विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन के साथ साथ अपनी जो योग्यता है, अपनी जो चिंतन है, जो सृजनात्मक गतिविधियां हैं, उनको स्थान दे सकें। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई शिक्षा नीति में अब संरचनावादी उपागम, जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के द्वारा जो कक्षाएं चलेंगी, वो कक्षाएं केवल जो आपका जो लेक्चर मेथड है, जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, उसके द्वारा नहीं, बल्कि कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की तरह होगी। शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता होगा, हम शिक्षा को क्रियाकलाप से जोड़ेंगे और उन एक्टिविटीज में वो सारी गतिविधियां शामिल करेंगे जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो उसके चिंतन में निहित है वो नवाचारों के माध्यम से प्रकट कर सके, और इसको जो नाम दिया गया स्टार्टअप है, यानी जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से वो नवीन प्रयोग कर सके। ये प्रयोग आधारित जो उसकी अप्रोच है वो नई शिक्षा नीति को नए रूप में प्रकट करती है। निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के ये सारे आयाम जो कि शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी, इन सभी को जोड़ते हुए जो इसका बहुआयामी चिंतन प्रकट कर रही है, आने वाले समय में एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण को उत्पन्न करेगी और इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम ऐसे नागरिकों को तैयार करेंगे जो न केवल विज्ञान और तकनीकी के जानकार होंगे बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी मानवीय मूल्यों से उत्प्रेरित होंगे। आपने हमें यहाँ उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया। मैं देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनका कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित है। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर।